एक बार राजा गजेंद्र सिंह अपने एक सैनिक के साथ जंगल भ्रमण पर गए थे। राजा साहब भ्रमण कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक झोपड़ा दिखाई दिया। अरे सेनापति जी, इस घने जंगल में यह झोपड़ा किसका है? भला कोई इतने सारे जानवरों के बीच में कैसे रह सकता है? महाराज, इसकी जानकारी तो अभी तक हमारे पास नहीं है। आप कहें तो मैं जरा पता लगा कर आऊं क्या? सेनापति जी, देखने में तो यह कोई संत जान पड़ते हैं। रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राजा साहब अपने सैनिक के साथ उस झोपड़े की तरफ चल पड़े। हे ब्राह्मण देवता, मैं इस राज्य का राजा गजेंद्र सिंह हूँ। मेरे राज्य में सभी ब्राह्मणों का उचित सम्मान किया जाता है, और इसके बावजूद भी आप इस घने जंगल में अकेले रह रहे हैं। क्या मैं इस चीज का कारण जान सकता हूँ? हाँ राजन, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आपके राज्य के बारे में बहुत सुना है। वहाँ सभी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता है, पर मुझे क्षमा करें, मुझे यहीं प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपका कहना तो बिल्कुल उचित है ब्राह्मण देवता, पर इस राज्य का राजा होने के खातिर मैं आपको इस घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। मैं अपने राज्य में आपको एक बढ़िया घर और कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा, जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें। हे राजन, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आपके राज्य की सीमा पर हूँ। पर राजन, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं यहीं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका कहना सही है ब्राह्मण देवता, पर मैं आपको इस जंगल में भी तो नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ चलिए। मैं अपने राज्य में आपको एक उचित सम्मान के साथ अपने साथ रखूंगा। क्षमा करें महाराज, पर यह तो आप भी जानते हैं कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति अभी बहुत कमजोर है, और उस पर आप इन ब्राह्मण देवता को स्वर्ण मुद्रिकाएं देने की बात कह रहे हैं। आपका कहना सही है सेनापति जी, पर हम इन ब्राह्मण देवता को ऐसे यहाँ पर भी तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या हुआ राजन, आपके राज्य में कोई संकट आया है क्या? नहीं ब्राह्मण देवता, बीते साल हमारे राज्य में बहुत वर्षा हुई, जिससे हमारी सारी फसलें नाश हो गईं, और जिससे मेरे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो उनके नुकसान की पूर्ति के लिए मुझसे जो बन पड़ा, मैंने वह सब किया, और उसी में मेरा खजाना कोष खाली हो गया। ठीक है राजन, आपने मुझ ब्राह्मण के हित के लिए इतना सोचा, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर संकट से निवारूं। मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। और तभी ब्राह्मण देवता अपने मंत्रों से एक चिड़िया उत्पन्न करते हैं, जिसको वह राजा को भेंट कर देते हैं। राजन, मैं आपको यह चिड़िया भेंट करना चाहता हूँ। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह जिसके भी पास रहती है उसका खजाना भर देती है, और उसके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देती है। और आप चिंता ना करें राजन, मैं आपके राज्य में कुछ ही समय में आऊंगा। राजन ब्राह्मण देवता की बात मान लेते हैं, और उनकी दी हुई चिड़िया को लेकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण देवता की बात सच हुई। राजा का खजाना फिर से भर गया, और राजा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब दुख दूर हो गए। उसी राज्य में गंगाराम नाम का एक लकड़हारा रहा करता था, जो लकड़ियों का व्यापार किया करता था। अरे क्यों भैया, ये लकड़ी का गट्ठा कैसे दिया? भैया, एक लकड़ी का गट्ठा 70 रुपए का है, कितने चाहिए? अरे क्या बता रहे हो भैया, लकड़ी बेच रहे हो या सोना? सही लगा लो, मुझे 2 लकड़ी के गट्ठे चाहिए। भैया, लकड़ी काटने और ढोने में बहुत मेहनत लगती है। आपको 2 चाहिए तो मैं 60 रुपए के लगा दूंगा, उससे कम में नहीं पड़ पाएगा। अरे क्या बता रहे हो भैया, इतनी महंगी लकड़ी भला कौन लेगा? क्यों जी, कल का तो हमारा व्यापार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आज का व्यापार कैसा है? नहीं, आज भी अभी तक कोई व्यापार नहीं हुआ। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा।
अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारे तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, वह हमारे साथ अच्छा ही करेगा। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी वह अनोखी चिड़िया राजमहल से निकलकर उसके पास आ गई। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां लेकर वापस अपने घर आया और उसके साथ साथ वह चिड़िया भी उसके पीछे पीछे आ गई। अरे, यह चिड़िया कहाँ से ले आए तुम? अरे, जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब यह कहीं से उड़ते उड़ते आई थी और शायद यह पीछे पीछे घर तक आ गई। कुछ नहीं, तुम इसे थोड़े दाने डाल दो, यह खा के यहाँ से चली जाएगी। और तभी गांव के एक सेठ जी गंगाराम के घर पर आते हैं। भैया, मेरे घर में 2 दिन बाद 7 दिन का प्रवचन का प्रोग्राम है, तो क्या आप खाना बनाने के लिए जो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी वह 7 दिन तक उनकी व्यवस्था करवा देंगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप परसों से लकड़ियां ला देना। आपका जो भी पैसा होगा मैं वह आपको घर पर ही दे दूंगा। ठीक है भैया, आप चिंता ना करें, लकड़ियां आपके पास पहुंच जाएंगी। अरे भगवान, हमको इतना अच्छा लकड़ी का काम मिल गया है। अब तो 7 दिन में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे हमें 2-3 महीने तक खाना की कोई समस्या नहीं होने वाली। अरे भैया, यहाँ पर लकड़ी बेचने वाला कौन है? मुझे लकड़ियाँ चाहिए। हाँ हाँ भैया, अभी आया। भैया, मुझे 5 गट्ठे चाहिए लकड़ियों के, क्या भाव दोगे? हाँ भैया, 70 रुपए का 1 गट्ठा है लकड़ी का। हाँ हाँ ठीक है भैया, 5 गट्ठे दे दो। अरे ये क्या, यह चिड़िया तो अभी तक यहीं बैठी है, ये गई नहीं। अरे भगवान, यह तो गजब ही हो गया। इतने सालों से मैं लकड़ियाँ बेच रहा हूँ, पर इतना मुनाफा तो मुझे आज तक नहीं हुआ जितना मुनाफा मुझे आज हुआ है। हाँ जी, मैं भी तो इतने सालों से देखते हुए आ रही हूँ, पर यह कमाल हुआ कैसे? जंगल से मेरे साथ जो वह चिड़िया आई है, कहीं वह तो इन सब का कारण नहीं है? क्योंकि जब से वह आई है तब से ही मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, हो सकता है। अब हम उस चिड़िया को अपने पास ही रख लेंगे। सेनापति जी, कल रात को शायद मेरे हाथ से धोखे से चिड़िया का पिंजड़ा खुल गया था और वह चिड़िया उसमें से निकल गई। मैं पूरे महल में देख लिया, मुझे चिड़िया नहीं दिख रही है। आप जाकर जरा उसे ढूंढिए। जी महाराज, मैं अभी अपने राज्य महल के आसपास और अपने महल के बगीचे में देख कर आता हूँ। अरे यह क्या, मैंने तो महल के सभी जगह देख लिया और बगीचे में भी देख लिया, वह चिड़िया कहीं नहीं है। अब यदि वह चिड़िया नहीं मिली तो राजा साहब बहुत परेशान हो जाएंगे। क्षमा करें महाराज, पर मैंने महल में सभी जगह चिड़िया को देख लिया है, वह मुझे कहीं नहीं दिखी। मुझे लग रहा है वह हमारे राज्य की तरफ उड़कर तो नहीं चली गई। सेनापति जी, अपने सैनिकों को राज्य की चारों दिशाओं में उस चिड़िया को ढूंढने में लगा दिया जाए और राजा का यह हुक्म सभी सैनिकों को सुना दिया जाए। मुझे हर कीमत में वह चिड़िया जल्द से जल्द अपने राज्य में वापस चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर सैनिकों की 4 टुकड़ी चारों दिशाओं में पहुंचा देता हूं और जल्द ही आपको आकर सूचित करता हूं। सेनापति जी अपने 4 भरोसेमंद सैनिकों को अपने पास बुलाकर सारी बात अच्छे से समझा देते हैं और उन्हें राज्य की चारों दिशाओं में भेज देते हैं। गंगाराम का लकड़ियों का व्यापार अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वह समझ गए थे कि इन सभी का कारण वह चिड़िया ही है। और तभी राजा साहब का भेजा हुआ एक सैनिक गंगाराम के पास वह चिड़िया को देख लेता है और वह तुरंत जाकर यह सारी बात सेनापति को बता देता है। महाराज, आपकी चिड़िया मिल गई है, वह हमारे ही राज्य के एक गरीब लकड़हारे के घर पर है। आप कहें तो मैं उसे जाकर लेकर आऊं? नहीं नहीं सेनापति जी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और उस लकड़हारे से वह चिड़िया लेकर आते हैं।
गंगाराम, मैं तुम्हारे राज्य का राजा गजेंद्र सिंह हूँ और तुम्हारे पास जो यह चिड़िया है यह राजमहल की है। यह गलती से कुछ दिन पहले उड़कर तुम्हारे पास आ गई थी। आप इसे मुझे वापस कर दें। क्षमा करें महाराज, पर वह चिड़िया स्वयं ही मेरे पास उड़कर आई थी। मैं इसे कहीं से पकड़कर नहीं लाया, इसलिए वह चिड़िया में पूरा अधिकार मेरा है और क्षमा करिए, मैं आपको वह चिड़िया नहीं दे सकता। बात और आगे बढ़ती कि उसी समय वही ब्राह्मण देवता उस लकड़हारे के घर पर आ गए। अरे ब्राह्मण देवता, आप इधर कैसे? राजन, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आपको खड़ा हुआ देखा तो सोचा आपसे मिलता चलूं। ब्राह्मण देवता, आपने मुझे जो चिड़िया दी थी वह उड़कर कुछ दिन पहले इस लकड़हारे के पास आ गई है और मैं इससे यही चिड़िया वापस लेने आया हूँ, पर यह दे नहीं रहा। आप इसका न्याय कीजिए। आप व्यर्थ में परेशान न हो राजन, यह चिड़िया किसी के पास भी सदा के लिए नहीं रहती। जैसे यह चिड़िया आपके पास से उड़कर इस लकड़हारे के पास आ गई है, वैसे ही कुछ ही समय में यह इस लकड़हारे के पास से भी उड़कर चली जाएगी। यह चिड़िया हमेशा के लिए किसी के भी साथ नहीं रहती। इस लकड़हारे का जीवन भी समस्याओं से भरा होगा, इसलिए वह चिड़िया इसके पास आकर रुक गई और जैसे ही यह समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, यह चिड़िया इसके पास से भी चली जाएगी। उसके बाद राजा साहब उस चिड़िया को लकड़हारे के पास ही छोड़कर वापस राज्य के लिए निकल जाते हैं।